हेलो हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस महामारी में आप अपना बचाव कर रहे होंगे। आपका पीटी स्पेशल क्रिकेट क्लास में स्वागत है। ये आपका 28वां नंबर क्लास है। इससे पहले हमने 27 क्लास कर ली है। आइए इस क्लास में हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की और उससे जुड़े हुए राजा राम मोहन राय की। ठीक है, तो ब्रह्म समाज में देखते हैं। कुछ विद्यार्थी जो अभी इस वीडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे वो हो सकता है कि कंफ्यूज हो कि अचानक से ब्रह्म समाज बोली और पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, हम लगातार मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं और मॉडर्न इंडिया में हमने भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन तक की पढ़ाई कर ली है। तो उसी के क्रम में ये क्लास है। अगर आप आज से में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पीटी स्पेशल 2020 नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप ओपन कर लेंगे और वहां पर आपको सारी क्लास इकट्ठी मिल जाएगी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये राजा और राय, ये दो उपाधियां हैं जो इनको किसी के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, ये उपाधि है। राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय नामक शासक ने दिया था। ठीक है, अकबर द्वितीय। और राय का जो उपाधि है ये बंगाल के नवाब ने ले लिया था। और नाम लिखा तो हमने साथ में इसको डिस्कस कर दिया। हालांकि यूपीएससी ऐसे सवाल नहीं पूछती है, लेकिन स्टेट पीसीएस और छोटे मोटे परीक्षाओं में से सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो जब राजा राम मोहन राय के नाम का हमने जिक्र किया तो आपको बता दिया कि जो इनके नाम में दो टाइटल है वो किसने उन्हें दिया है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों हुई, इसके काम क्या थे, इसके विचार क्या थे, इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग जुड़े, उन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो जो भारतीय सामाजिक आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत की जो शायद दूसरी क्लास थी जिसमें हमने उनकी प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा था कि जो भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन उसकी प्रवृत्तियों के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो पहली प्रवृत्ति हमने पढ़ी थी उसमें पाश्चात्यकरण के समर्थक की बात हमने की थी। तो जो ब्रह्म समाज है और इससे संबंधित राजा राम मोहन राय हैं, वो इस बात से इत्तेफाक रखते थे कि पाश्चात्यकरण होना चाहिए। अगर पश्चिम में कोई अच्छी बात है तो उसे अपनाना चाहिए। पश्चिम की बातें कोई अछूत नहीं है। अगर उसके कोई सुधार अच्छे हैं तो उन्हें अपना लेने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें अपना लेना चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्म समाज पाश्चात्यकरण सभ्यता के विरोध में नहीं है। ये अंग्रेजी शिक्षा पर बल देता है। ये तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद पर भी बल देता है। ठीक है, तो जो दो तीन मुख्य इनके कोर चीजें हैं उसको समझ लेते हैं कि सबसे पहली चीज तो ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है। मूर्ति पूजा की विरोधी है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का ये मानना था, या राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और या केशव चंद्र सेन, इन सब लोगों का ये मानना था कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसके अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा एक अच्छी चीज है, कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा अच्छी चीज नहीं है। दोनों के पक्ष में कुछ ऐसे तर्क हैं जो उसे मजबूत करते हैं, कुछ ऐसे तर्क हैं जो आडंबर लगते हैं। ठीक है, तो हमें उतना गंभीरता में जाकर के, हम समाज शास्त्र तो इससे पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसको उतना गंभीरता से जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का विरोधी है ब्रह्म समाज। ठीक है, दूसरा
एक ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करता है, एक ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करता है। एक ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करता है, ठीक है। तो मूर्ति पूजा का विरोधी है, एक ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करता है, इसका मतलब कि नास्तिक नहीं है। ब्रह्म समाज के जो लोग हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, वो ईश्वर से मुख्तलिफ नहीं है, वो नास्तिक नहीं है, लेकिन वो एक ईश्वरवाद को मानते हैं। यानी कि उनका मानना है कि सभी जो पूरी मानव सभ्यता है उसके लिए एक ही ईश्वर है, और बहु ईश्वरवाद को जो है सही नहीं मानते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो ये जो है वो मुख्य योग्यता है जो किसी व्यक्ति का ब्रह्म समाज से जुड़ने में उसकी मान्यता होनी चाहिए। इसमें जो दो मान्यताएं हैं, मूर्ति पूजा का विरोधी होना और एक ईश्वर की अवधारणा में विश्वास, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय की थोड़ी बात कर लेते हैं, और इस ब्रह्म समाज के और भी बहुत सारे काम हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ब्रह्म समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण एक काम था, सती प्रथा का विरोध करना। सती प्रथा का विरोध। ऐसा कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय के घर में ही किसी महिला के साथ जब ये हुआ कि उसे अपने पति के साथ जो है सती होना पड़ा, और उस चीज को देखने के बाद में राजा राम मोहन राय को ऐसा लगा कि ये नहीं होना चाहिए, और उन्होंने इसका विरोध करना जो है वही से शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये कहा जाता है उनके बारे में। तो सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया, और 1829 में विलियम बेंटिक ने एक कानूनी रूप से सती प्रथा को बैन कर दिया। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जब किसी महिला के पति का देहांत हो जाता था तो उस महिला को अपने पति के साथ ही जल जाना होता था, मर जाना होता था, स्वर्गवास जाना होता था, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जिसका पति जीवित ना हो उसे इस पृथ्वी पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी मान्यता है। ये जो है इस मान्यता के विरोध में ब्रह्म समाज ने काफी काम किया, और उनकी सफलता ये रही कि कानूनी रूप से उसे बंद कर दिया गया। दूसरा था विधवा पुनर्विवाह को लेकर के इनका आंदोलन, बाल विवाह को लेकर के आंदोलन, बाल विवाह को लेकर के आंदोलन, विधवा विवाह को लेकर के आंदोलन, ठीक है। तो ये सारे काम भी इन्होंने किए। हालांकि विधवा विवाह को लेकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर के काम ज्यादा सराहनीय, उन्होंने उसको और प्रमुखता से किया। बाल विवाह को लेकर के भी ब्रह्म समाज ने जो है इसको मुद्दा बनाया। हालांकि ब्रह्म समाज से जुड़े हुए एक बड़े नेता आचार्य केशव चंद्र सेन ने अपनी बिटिया का बाल विवाह कर दिया था, बिहार के एक राजा के साथ शादी कर दी थी। उसके बाद में जो है केशव चंद्र सेन के रास्ते भी अलग हो गए थे, उनका विरोध होने लगा था, तो इसलिए उनकी आलोचना भी बहुत हुई। ब्रह्म समाज का विभाजन भी हुआ। पहला विभाजन होता है 1865 एडी में, तब ये दो भाग में बढ़ जाता है। एक आदि ब्रह्म समाज और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। एक आदि ब्रह्म समाज और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। ये जो था देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में था, टैगोर के नेतृत्व में था, और ये केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में था। केशव चंद्र सेन, ठीक है। 1878 में फिर से इसमें एक विभाजन होता है
और केशव चंद्र सेन के बाल विवाह, अपनी बिटिया का बाल विवाह करने के विरोध में कुछ लोग उनसे नाराज होते हैं और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो ये था ब्रह्म समाज का इतिहास कि ब्रह्म समाज 2 बार जो है टूटता है, ठीक है। और इसके जो है बहुत सारे लोग अपनी मान्यताओं को लेकर के अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की जो मान्यताएं हैं उसको आपने देखा, उसके इतिहास को देखा। अब कुछ चीज राजा राम मोहन राय के बारे में मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम ब्रह्म समाज जो है लगभग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कई बार उससे भी सवाल आ जाते हैं तो उसको भी आपको जानना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय के नाम में जुड़ी हुई 2 उपाधियों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब उनसे जुड़े हुए कुछ और तथ्य हैं जिसको मैं बता देता हूं आपको। राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और यूँ कहा जाए कि सब कुछ उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने फारसी पढ़ा, उन्होंने इंग्लिश पढ़ा, उन्होंने उर्दू पढ़ा, उन्होंने संस्कृत पढ़ा, तो सब कुछ जो है उन्होंने पढ़ा। इसीलिए उनको बहुत सारे ऐसे उपनामों से जाना जाता है जो उनके उन सारे गुणों को एक साथ जो है परिलक्षित करते हैं। तो इनसे जुड़े हुए जो कई सारे इनके जो है टाइटल हैं, इनसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण के पिता युगदूत कहा जाता है इनको, और ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था कि ये युगदूत है, ठीक है। बाकी भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक ठीक है। तो ये कई सारी उपाधियां हैं जो इनके लिए प्रेरित हैं, जो है उनको समर्पित है। आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत के पिता आधुनिक भारत के पिता, ठीक है। तो ये सारे जो है टाइटल राजा राम मोहन राय के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय के कार्यों को आपने समझा कि वो किस तरीके से जो है अपनी बात रखते थे। कुछ एक कारण के मैं आपको और बता दे रहा हूं। उन्होंने एक ईश्वरवाद और अपनी मूर्ति पूजा के विरोध में तथ्यों को रखने के लिए जो वेद और उपनिषद थे उनका जो है अनुवाद किया, बांग्ला में, उर्दू में, फारसी में, ठीक है। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुआ था, ठीक है। 1772 ईस्वी में बंगाल में इनका जन्म होता है राधानगर नामक एक स्थान पर। एक राधानगर नामक स्थान है बंगाल में जहां पर इनका जन्म होता है, और ये जाति के आधार पर ब्राह्मण थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय जाति के आधार पर ब्राह्मण थे। ये सामान्य सी बातें हैं जिनका यूपीएससी से कोई सरोकार नहीं होता, इसलिए मैं इसको बहुत हल्के में बताता हूँ। जो गंभीर चीजें हैं उस कॉन्सेप्ट को समझना, जो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि ब्रह्म समाज के लिए जो कोर चीजें वो क्या है, एक ईश्वरवाद और उसके बाद में मूर्ति पूजा का विरोध, ये तो उसके महत्वपूर्ण चीजें हैं। बाकी उनका जो और काम है, ये चाहे वो विधवा पुनर्विवाह के लिए काम करना हो या बाल विवाह के खिलाफ जो है आंदोलन करना हो, और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो सती प्रथा की विरोधी है। तो
राजा राम मोहन राय ने कई सारी पत्रिकाएं निकाली, बहुत इनकी पत्रिकाओं की जो है लिस्ट हमने, जब मैं आपको पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली और उसके माध्यम से भी अपने जो है राय इन्होंने रखी, जैसे मिरातुल अखबार हो गया, संवाद कौमुदी हो गया, ये सारी पत्रिकाएं इन्होंने निकाली, ठीक है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है उनकी एक पुस्तक आई थी, और एक ईश्वरवादियों के लिए उपहार, ये भी इनका जो है एक किताब है, ठीक है, या प्रीसियस्ट ऑफ जीसस भी इनकी बुक है। ये सारे जो है हो सकता है कि यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस में इन सारे से सवाल आ जाए, तो चूंकि इतना टाइम नहीं है कि हम आपको एक एक फैक्ट लेकर के चले, क्योंकि उसके तो आपकी परीक्षा में जो है आएगा भी नहीं, आईएएस परीक्षा में आएगा भी नहीं। तो इसलिए ऐसा है कि केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं और ब्रह्म समाज में 3-4 मुख्य चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो कि शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगली क्लास में हम ईश्वरचंद्र विद्यासागर को पढ़ेंगे, उसके साथ ही आर्य समाज और दयानंद सरस्वती, और उसके बाद में रामकृष्ण मिशन को पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, आपको क्लास कैसा लगा।